नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार सिंह एमकेडी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ये क्लासेज आपके लिए जो है 12वीं क्लास के जो आरबीएसई और सीबीएसई पैटर्न पर आधारित क्लासेज है, जिसमें आपका सिलेबस जो है एमसीक्यू और छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो हम जो भी यहाँ क्लास में चर्चा करेंगे वो आपके टॉपिक जो है क्वेश्चंस के रूप में होंगे, और उनको जो क्वेश्चंस के रूप में उसको टॉपिक को जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जो भी उसके अंदर डिटेल्स रहेगी वो सारी की सारी यहाँ पर डिटेल्स आपको एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है ज्योग्राफी के अंदर, वो है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर और स्कोप की बात करते हैं, वो आपका चैप्टर है। उसकी चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बात करेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। वहां पर आपके एमसीक्यू भी आते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके जो है बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। वो सारी चीजें इसके अंदर कवर की जाएगी, यानी कि हम जब चर्चा करेंगे इसके ऊपर तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको वर्बली होंगे, बहुत सारे आपके सामने ये जो आपके सामने एमसीक्यूज क्वेश्चंस के रूप में है, उसके रूप में है। तो हम बात करते हैं मानव भूगोल की, तो इसके क्वेश्चन आंसर की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या है। मानव भूगोल जो है, ये इसकी मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं कि इसकी जो शुरुआत है वो हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में ये शुरू हुई। मानव भूगोल की शुरुआत इससे पहले भी था। मानव का जो है वर्चस्व शुरू से ही प्रकृति के अंदर रहा है, क्योंकि प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य उनको अपने अनुसार ढालता है, अपनी चीजें जो अपनी नीड के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। तो मानव का इंटरफेरेंस शुरू से था, लेकिन उसे एक कहते हैं ना कि हम उसे नाम या एक सब्जेक्ट के रूप में अलग पहचान कब मिली, वो 18वीं शताब्दी में। और उसको मानव भूगोल को एक पहचान दिलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे फ्रेडरिक रेडजेल, जो अभी हम आगे क्वेश्चन आएगा उसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या है, तो हमने बात करी मानव और प्रकृति की। यहाँ पर जिस ऑप्शन में आपके प्रकृति और मानव जो उनके आपसी संबंधों की बात होगी, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए, केवल प्राकृतिक वनस्पति सही तो है, लेकिन आधा अधूरा। मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, यहाँ पर दोनों चीजें हैं, मानव भी है, पर्यावरण की पूरी अर्थ की बात कर रही है और उनके आपस के जो संबंध है उसकी बात हो रही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल चट्टाने, तो केवल चट्टाने भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति का एक एलिमेंट है ये। फिर केवल जलवायु की बात करें तो ये भी एक प्रकृति का एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है, मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपके ये है। ठीक है, तो मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या है, मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मानव भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, अभी ये जैसे शुरुआत में मैंने बात करी कि 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल की शुरुआत हुई। एक व्यवस्थित या प्रादेशिक भूगोल के रूप में, यानी कि प्रदेशों के भूगोल के रूप में इस मानव भूगोल को पढ़ा गया। धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट हुआ इसका, तो मानव भूगोल के जनक के रूप में या आधुनिक मानव भूगोल के जनक के रूप में, अगर दोनों सेंटेंस का एक ही मीनिंग है कि आपके लिखा हुआ है मानव भूगोल का जनक या आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, तो वो कौन है आपके फ्रेडरिक रेडजेल। ये एक जर्मनी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, जर्मन के भूगोलवेत्ता थे जो नियतिवादी या प्रकृतिवाद में जो है विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। आगे वर्ड आएगा प्रकृतिवाद या नियतिवाद, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है ये। तो फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है, और इन्होंने एक किताब लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी। ये फ्रेडरिक रेडजल ने किताब लिखी थी। ठीक है, तो ये काफी फेमस रही, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक रेडजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, या एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर आपके सामने है फ्रेडरिक रेडजल। ठीक है, इसके अलावा एलन चर्चिल सैम्पल, ये फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या थी, ये भी नियतिवादी थी लेकिन अमेरिका की थी। उसके बाद कार्ल लिटर थे, ये जर्मनी के थे, लेकिन ये प्रादेशिक भूगोल के जनक कहा जाता है इनको। और ग्रिफिथ टेलर है, इनको नवनियतिवाद का जो है जनक कहा जाता है, और ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, तो ये मूलभूत इस प्रश्न से संबंधित आपकी जानकारी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है।
अब जैसे कि हमने अभी बात की थी कि मानव भूगोल की जो चर्चा की जाती है, तो इसमें मुख्य रूप से किस चीज की बात की जाएगी? मानव की और पर्यावरण के आपसी संबंधों की। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें आप कि मानव क्रियाकलापों का स्थानिक वितरण, ठीक है, कि मानव जो भी एक्टिविटीज करता है प्लेस टू प्लेस, वो अलग अलग एक्टिविटीज होती है, कि कहीं पर हंटिंग होती है, कहीं पर एग्रीकल्चर होता है, कहीं पर इंडस्ट्रीज है। तो ये सारी चीजें क्या है, स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्टिविटीज है। तो हम मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? कि मानव क्रियाकलापों का स्थानिक वितरण की बात करते हैं। ऑप्शन दूसरा देखिए, केवल महासागरों की। पृथ्वी के अंदर महासागर है साहब, तो हम मानव भूगोल में पानी के अलावा और भी चीजों की बात करते हैं, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। फिर आता है केवल वायुमंडल की। वायुमंडल भी जो है धरातल से ऊपर की तरफ एक्टिवेट है, सक्रिय है, और वो भी एक एलिमेंट है प्रकृति का, तो ये भी इसका पार्ट है, लेकिन सही आंसर नहीं है। फिर केवल मिट्टी की। मिट्टी भी बिल्कुल एलिमेंट है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है? मानव क्रियाकलापों का स्थानिक वितरण। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन आपके आता है, मानव भूगोल किसके बीच संबंधों का अध्ययन करता है? तो हमने पहले भी अभी बात की इस बारे में कि मानव और प्रकृति, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इन दोनों के संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वो मानव भूगोल के अंतर्गत। पृथ्वी और चंद्रमा सही आंसर नहीं है, महासागर और नदियां सही आंसर नहीं है, पर्वत और पठार ये भी सही आंसर नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है? मानव और प्राकृतिक पर्यावरण, इन दोनों का मेलजोल क्या कहलाता है? मानव भूगोल के बीच में इन दोनों के संबंधों के अध्ययन की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन पे चलते हैं कि केवल प्राकृतिक विज्ञान सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं, क्योंकि हमने कहा मानव भूगोल के अंदर मानव और प्रकृति दोनों की बातचीत की जाती है। तो यहाँ पर केवल क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा ऑप्शन है केवल सामाजिक विज्ञान, केवल समाज की बात करते हैं, तो वो क्या आ गया आपके? सामाजिक विज्ञान। तीसरा आता है भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के बीच सेतु। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि मानव भूगोल के अंदर हम पर्यावरण यानी कि भौतिक प्रदेश एवं सामाजिक विज्ञान यानी कि समाज, सोसाइटी की बात करते हैं, उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन है, सेतु है, उसकी बात करते हैं। तो ये इसकी प्रकृति, इसका नेचर है। अगला ऑप्शन है केवल गणितीय विज्ञान, ये नहीं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान के बीच सेतु का कार्य जो है, इसकी प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। देखिए, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? ठीक है, कि मानव भूगोल जो है बहुत सारे अन्य भूगोल है इसके अंदर समाहित है, तो इनमें से कौन सी शाखा है? ये आप देखेंगे, रसायन विज्ञान, भौतिकी और खगोल विज्ञान, तीनों ये साइंस के सब्जेक्ट है। साइंस के मतलब कि आते सब पृथ्वी के अंतर्गत ही है, लेकिन हम मानव के अंदर केवल मानव की एक्टिविटीज की बात करते हैं। तो जो आर्थिक भूगोल है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आर्थिक भूगोल के अंदर मानव के द्वारा की गई हर एक एक्टिविटी की चर्चा की जाती है। तो ये क्या है? एक इसकी शाखा है, किसकी? मानव भूगोल की, आर्थिक भूगोल। अगला क्वेश्चन चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जनसंख्या भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जैसे कि नाम से आपको उल्लेखित हो रहा है कि जनसंख्या भूगोल, यानी कि जहां पर केवल जनसंख्या की बात हो, उसके वितरण की बात हो, उसके घनत्व डेंसिटी की बात हो, उसकी वृद्धि की बात हो, तो वो क्या कहलाता है? आपकी जनसंख्या भूगोल। तो आपके पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगला ऑप्शन है केवल पर्वतों का वितरण, नहीं। प्रकृति के अलावा जो है हम प्रकृति की बात नहीं करते, जनसंख्या भूगोल में हम किसकी बात करते हैं? जनसंख्या संबंधित बातचीत करते हैं। केवल नदियों का प्रवाह, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर उसकी भी चर्चा नहीं की थी। केवल वर्षा, नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन, जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। उसके बाद अगला चलते हैं हम क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल का संबंध मुख्यतः किससे है? तो देखिए, आर्थिक भूगोल का जो संबंध, यानी कि जैसे कि आप शब्द में जाएंगे कि कोई भी एक्टिविटी है जो अर्निंग से संबंधित है, आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, वो आपके क्या कहलाता है? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखें कि ऑप्शंस देखें, मानव की आर्थिक गतिविधियां,
जो कि हमने अभी बात करी कि जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात हो वो इसके अंतर्गत आएगा, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल नहीं, आर्थिक एक्टिविटीज में हम जनसंख्या वृद्धि की बात नहीं करते हैं। केवल भाषाओं का इससे कोई लेना देना नहीं है, और केवल धर्म की बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका, मानव की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो बातचीत है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत की जाती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, नगरीय भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है? नगरीय शब्द जो है वो संबंधित है आपके बेसिक रिक्वायरमेंट से। हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, वहां पर जो नीड्स पूरी हो रही है। देखिए, बेसिक नीड्स अगर हम बात करें कि गांव में है, वहां भी पूर्ति होती है, पानी की पूर्ति है, आपकी और भी जो बेसिक नीड्स उनकी पूर्ति होती है। लेकिन नगर हम किसे कहेंगे? जहां पर आप एजुकेशन से रिलेटेड हॉस्पिटल हो, आपकी बेसिक नीड खाने पीने की सुविधाएं आपको मिले, ठीक है, रोड वगैरह ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपको मिले, हम उसे नगर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नगरीय भूगोल की बात कर रहे हैं, तो नगर उसे कहेंगे। तो नगरीय भूगोल के अंदर किसकी बातचीत करेंगे? नगरों और नगरीयकरण से। नगर मतलब कि जो पूर्णतः सुख सुविधाओं से युक्त हो, नगरीयकरण यानी कि जिसका डेवलपमेंट रेगुलरली चलता है, वो आपके नगरीयकरण है। तो ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नगरीय भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है? नगरों और नगरीयकरण से संबंधित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, यहां पर आप वर्ड पे जाएंगे तो राजनीतिक भूगोल अगर वर्ड को देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि जहां कहीं राजनीति होती है वो इसके अंतर्गत बात की। जी नहीं, राजनीति जो वर्ड है भूगोल के अंदर वो संदर्भ ही होता है किसी स्टेट, राज्य के बारे में, किसी देश के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम जो बातचीत करते हैं वो क्या है? राजनीतिक क्षेत्रों और राज्यों की जो बात की जाती है वो किसके अंतर्गत आती है? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत। यानी किसी क्षेत्र का विस्तार, उसका प्रशासन, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है, वो सारी चीजें वो किसके अंतर्गत आएगी? वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है केवल कृषि कार्य। जी नहीं, केवल कृषि कार्य नहीं है, किसी क्षेत्र के अंतर्गत कृषि कार्य है वो इसके अंतर्गत इंक्लूड हो सकता है। केवल जलवायु का? जी नहीं, राजनीतिक भूगोल का जलवायु से कोई संबंध नहीं है। फिर केवल मिट्टी का? केवल मिट्टी का भी नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? राजनीतिक क्षेत्रों और राज्यों का। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की विषय वस्तु में निम्न में से कौन शामिल है? विषय वस्तु यानी कि हम यहाँ पर उसकी क्या करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज मानव भूगोल के अंतर्गत इंक्लूडेड है, उसका विषय क्षेत्र, विषय वस्तु यानी कि स्कोप की बात करते हैं तो वो कौन कौन है? तो मानव भूगोल में जनसंख्या आती है साहब। कोई भी समाज है, एक समाज बनता है जनसंख्या से बनता है। उसके अंदर मानव बस्तियां यानी कि उनका सेटलमेंट, उन्होंने किस तरीके से अपनी बसावट कर रखी है, कि कॉलोनीज किस तरीके से बसा रखी है, कि गांव किस तरीके से बसे हुए हैं, तो वो क्या आता है? मानव बस्तियों के अंतर्गत। तीसरा है आपके आर्थिक क्रियाएं, कि मानव भूगोल के अंदर हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं कि आर्थिक एक्टिविटीज जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मनुष्य करता है वो सारी इसके अंतर्गत आती है। तो मानव भूगोल की विषय वस्तु में ये सारी ही चीजें आती है, ये तीनों चीजें आती है। इसलिए आपके यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो मानव भूगोल की विषय वस्तु में निम्न से कौन शामिल है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। देखिए, यहाँ पे वर्ड आया है नियतिवाद। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। 3 वर्ड है आपके मानव भूगोल के अंतर्गत जो कि आपको जानने जरूरी है। मैं तीनों वर्ड्स को लिखता हूँ। एक आता है नियतिवाद, जिसको हम प्रकृतिवाद भी बोलते हैं या पर्यावरणवाद भी कह लो। एक वर्ड आता है संभववाद, और एक वर्ड आता है नवनियतिवाद। ये 3 शब्द आते हैं।
देखो ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके जितने भी ज्योग्राफी के कंसेप्ट है आपके इस बुक में 12th की में, उसमें ये बहुत सी जगह रिपीट होंगे ये वर्ड। नियतिवाद या प्रकृतिवाद का मतलब है जहां पर प्रकृति जो है अपने अनुसार ढालती है। कहने का मतलब ये है प्रकृति डोमिनेंट एलिमेंट है और बाकी सब उसके अनुसार चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि प्रकृति जो है कोई भी एलिमेंट्स, जैसे हम पर्यावरण की इसके अंदर नेचर की बात करते हैं, वनस्पति की वेजिटेशन की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं, पानी वाटर की बात करते हैं, ये सारे क्या है, ये नियतिवाद के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है ये क्या करते हैं, ये संभावनाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, संभावनाएं किसको प्रदान करते हैं, क्यों, जो इनका उपयोग करेगा उसको, यानी कि मनुष्य। तो जहां पर डोमिनेंट जो वो है एलिमेंट है, वो अगर प्रकृति है, नेचर है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, नियतिवाद के अंतर्गत। जहां पर डोमिनेंट जो है मनुष्य है, मानव है, वो किसके अंतर्गत आता है, संभववाद। यानी कि आपको प्रकृति बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न करती है, लेकिन उनका उपयोग करके अपना फायदा या विकास करने के लिए जो आप अपॉर्चुनिटीज तैयार करते हैं, वो मनुष्य अपने हिसाब से करता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है, संभववाद के अंदर। यानी कि यहाँ पर डोमिनेंट कौन हुआ, मनुष्य, कि प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है लेकिन मनुष्य उनको अपने अनुसार ढाल लेता है। फिर तीसरा वर्ड आता है नवनियतिवाद, कि न तो प्रकृति डोमिनेंट है, न यहाँ पर आपके मनुष्य डोमिनेंट है, यानी कि दोनों प्रमुख तत्व नहीं है, दोनों आपस के सामंजस्य से आगे बढ़ते हैं। यानी प्रकृति आपको संभावनाएं दे रही है तो मनुष्य उनका उपयोग कर रहा है, और मनुष्य उसका उपयोग कर रहा है तभी प्रकृति चल पा रही है। तो ये कहलाता है आपके नवनियतिवाद। ठीक है, जो नियतिवाद था उसका समर्थक फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि भूगोल का जनक का, मानव भूगोल का जनक जिनको कहा गया है। संभववाद की हम बात करते हैं तो फ्रांस के एक भूगोलविद था विडाल डी लाब्लास, तो उन्होंने इस संभववाद का जो है शुरुआत की थी। और नवनियतिवाद जो है ये वर्ड है, ये ग्रिफिथ टेलर का दिया हुआ है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ये तीन कंसेप्ट जो है आपके इस वर्ड से आपको समझ आ गए होंगे। तो नियतिवाद के अनुसार मानव के जीवन को मुख्यतः कौन प्रभावित करता है। तो देखिए नियतिवाद यानी कि प्रकृतिवाद, हमने किसको, प्रकृति की बात करी। तो यहाँ पे देखें प्राकृतिक पर्यावरण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दूसरा केवल तकनीक नहीं, केवल संस्कृति नहीं, केवल राजनीति नहीं। तो कौन सा सही रहा, आपके प्राकृतिक पर्यावरण वाला जो ऑप्शन है ये आपके बिल्कुल करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। अभी जैसे हमने बात करी कि दूसरा वर्ड हमने नियतिवाद के बाद पढ़ा था संभववाद, जिसको हमने समझा भी कि इसके अंदर डोमिनेंट कौन है, जिसके अंदर मानव की बात की जाती है, यानी कि मानव अपने अनुसार परिवर्तन कर रहा है प्रकृति की संभावनाओं को देखते हुए। तो संभववाद के अनुसार अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है, नहीं, ये ऐसा क्या था, नियतिवाद के अंतर्गत था कि प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। फिर दूसरा ऑप्शन है मानव प्रकृति द्वारा दिए अवसरों का उपयोग कर सकता है, बिल्कुल साहब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मानव जो है प्रकृति द्वारा दिए अवसरों का उपयोग कर सकता है, यही संभववाद की परिभाषा के अंतर्गत है। फिर आता है मानव प्रकृति को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर प्रकृति का कोई महत्व नहीं है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो आपके ये जो दूसरा ऑप्शन है मानव प्रकृति द्वारा दिए अवसरों का उपयोग कर सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है संभववाद के अनुसार। ठीक है, तो संभववाद में क्या आता है, मानव जो प्रकृति आपको बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न करती है, लेकिन उन संभावनाओं का उपयोग कौन करता है, मानव करता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। मानव भूगोल के अध्ययन में प्रकृति का क्या महत्व है। तो इसके ऑप्शन देखें कि यह मानव गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करती है, इसका कोई महत्व नहीं है, यह केवल कृषि कार्य, कृषि को प्रभावित करता है, यह केवल परिवहन को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर देखें कि पहला ऑप्शन है कि मानव भूगोल के अध्ययन में प्रकृति का क्या महत्व है, उसके इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यह मानव गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करती है। प्रकृति मनुष्य को एक बेस प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है, जिसके आधार पर वो अपना डेवलपमेंट करता है और अपने आप को वो आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन, सॉरी पहला ऑप्शन सही है, यह मानव गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। मानव भूगोल का क्षेत्र किस कारण लगातार बदल रहा है? अब मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, हम इसके एरिया की बात करते हैं कि इसमें किस कारण से बदलाव हो रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे आप, ऋतु परिवर्तन से बिल्कुल नहीं साहब। ऋतु परिवर्तन से टेम्परेचर बढ़ सकता है और कोई नेचुरल एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्षेत्र का जो है बदलाव नहीं हो सकता है। जनसंख्या की घटने के कारण, जनसंख्या घटती बढ़ती है तो क्षेत्र फेज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। केवल वर्षा के कारण बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए, तकनीकी विकास और मानव गतिविधियों में परिवर्तन के कारण, कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो आप उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्षेत्र का विकास हो रहा है तो क्षेत्र परिवर्तित नजर आएगा, ठीक है। और मानव एक्टिविटी के कारण ये जो परिवर्तन होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट है, तकनीकी विकास और मानव गतिविधियों में परिवर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। सामाजिक भूगोल में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? जाहिर सी बात है कि हम सामाजिक भूगोल की बात कर रहे हैं तो केवल उसमें जो समाज की बात करेंगे, वो उसके प्लेस की बात करेंगे कि कौन सी स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं, वो सारी इसके अंतर्गत आएगी। क्योंकि नाम से आपको दिख रहा होगा सामाजिक भूगोल, जिसमें समाज रहता है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे देखें, पहले ऑप्शन केवल खनिजों का बिल्कुल नहीं, महासागरों का नहीं, महासागरों का तो महासागर विज्ञान एक करके होता है, उसके अंदर होता है। केवल जलवायु का बिल्कुल ये भी नहीं है, आपके ऑप्शन ए सही है। समाज और उसकी स्थानिक विशेषताओं का, कि जो समाज आपका जो रह रहा है उसकी बात करते हैं, और समाज के साथ साथ जो है उसकी जो स्थान के अनुसार उसकी विशेषताएं हैं उनकी बात करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा आपके? ये समाज और उसकी स्थानिक विशेषताओं के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं में शामिल है? अब इसकी जो ब्रांचेज की बात करते हैं कि मानव भूगोल की ब्रांचेज कौन कौन सी है, तो देखिए मानव भूगोल में सांस्कृतिक भूगोल, यानी कि जो समाज है वो अपनी संस्कृति डेवलप करता है, वो इसके अंतर्गत आता है। जनसंख्या भूगोल, यानी कि मनुष्य की जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जनसंख्या है, किसी स्टेट की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या है, वो इसके अंतर्गत आती है। और तीसरा है सामाजिक भूगोल, जो हम किसी समाज की व्यवस्था की बात करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, डी उपयुक्त सभी, यानी कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं में कौन कौन से, ये तीनों ही शाखाएं के रूप में है, जो इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? कि मानव भूगोल के अध्ययन करने के पीछे हमारा जो पर्पस क्या है, मकसद क्या है? तो देखिए हम मानव भूगोल की जो बात करते हैं, हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर स्थान की या किसी पर्टिकुलर एरिया की, क्षेत्र की, क्योंकि एक समाज जहाँ पर निर्मित होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे होता है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि मानव भूगोल का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है, तो ऑप्शन बी है, केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, बिल्कुल नहीं, इतिहास के दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण भी पूरी तरह सही नहीं है, वैज्ञानिक प्रयोगों से ये भी सही नहीं है। मानव भूगोल में हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस की और उस एरिया की, क्षेत्र की, जिसमें मानव अपने आप को डेवलप करता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भू मानव भूगोल में स्थानिक वितरण का अर्थ क्या है? स्थानिक वितरण का मतलब है यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसकी बात की जाती है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है, किसी घटना या वस्तु का विभिन्न स्थानों पर फैलाव। कोई भी घटना घटित होती है या कोई भी वस्तु है, उसका किन किन स्थानों पे कितना फैलाव है, कितना विस्तार है, वो हम स्थानिक वितरण के अंतर्गत बातचीत करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, किसी वस्तु का केवल एक स्थान पर। ऑप्शन तो सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि केवल एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर पूरी अर्थ की बात कर रहा है कि कई अलग अलग स्थान है जहां पर उसका फैलाव या विस्तार हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है किसी वस्तु का नष्ट होना,
कोई रिलेशन नहीं है इसका। किसी स्थान की ऊंचाई, इसका कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चन से। यहाँ पे देखें ऑप्शन ए जो है आपका, किसी घटना या वस्तु का विभिन्न स्थानों पर फैलाव, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अंतिम उद्देश्य मुख्यतः क्या समझना है? कि मानव भूगोल का अध्ययन हम किस उद्देश्य के पर्पज से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि हमने पर्टिकुलर स्थान प्लेस की बात करी, मानव की बात करी, प्रकृति की बात करी। जहां पर ये तीनों वर्ड मिल जाएंगे, कहने का मतलब वो इसका आंसर। देखिए यहाँ पर वर्ड है मानव पर्यावरण संबंधों तथा मानव गतिविधियों के स्थानिक स्वरूप को हम जहां पर चर्चा करेंगे वो हमारा अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल प्राकृतिक संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधन जो है पूरी पृथ्वी पर मौजूद है वो हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं है। फिर केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं पृथ्वी के, तो वो भी हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं। केवल मौसम की, तो वो भी अंतिम उद्देश्य नहीं है। हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? मानव पर्यावरण संबंधों तथा मानव गतिविधियों के स्थानिक स्वरूप को समझने की, ये इसका अंतिम उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए ये आपके एमसीक्यूज थे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर बुक में दे रखे हैं, ये उससे अलग हटकर क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया एमसीक्यू। अब हम वो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके 2 से 3 लाइन के आते हैं, मतलब कि 2-3 नंबर के आते हैं, जिनमें 3-3, 4-4, 5-5 लाइन में उनका आंसर देना होता है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन है आपके सामने, मानव भूगोल से क्या अभिप्राय? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि साहब मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, या मानव भूगोल से क्या तात्पर्य है, मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है। अब यहाँ पे देखें कि मानव भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव, उसकी गतिविधियों तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में क्या है कि मानव और प्रकृति की आपसी कनेक्टिविटी की बातचीत की जाएगी, जिसके अंतर्गत ये 4 चीजें मुख्यतः आती है कि मानव की जो आर्थिक पोजीशन है वो, मानव का सामाजिक की जो स्तर की बात करते हैं वो, संस्कृति कैसी है उसकी, वो राजनीति जो भूगोल है उससे संबंधित बातचीत जो की जाती है वो आपके मानव भूगोल से संबंधित है। तो मानव भूगोल की सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपके, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? ठीक है, कि हम यहाँ पर मानव भूगोल के नेचर की बात कर रहे हैं, तो नेचर को देखते हैं इसमें कि मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। अभी हमने चर्चा करी कि क्या है मानव भूगोल, कि मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों का मेलजोल है ये। ठीक है, यही इसका नेचर है। इसकी प्रकृति गतिशील और परिवर्तनशील, ये 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो मानव भूगोल की जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसी होनी चाहिए? गतिशील होनी चाहिए। यानी कि एक तो होता है कि जैसे आपने ठहरा हुआ पानी देखा होगा कि रुका हुआ है, जब नदी बहती है हमेशा बहती हुई नदी का पानी निर्मल स्वच्छ होता है। उसी प्रकार से डेवलपमेंट करती हुई जो भी प्रकृति है, मानव है, वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती रहती है। अगर वो एक जगह स्टेबल है, रुकी हुई है, तो धीरे धीरे जैसे मान लीजिए हम जमीन का उपयोग भी नहीं करेंगे तो वो बंजर हो जाएगी, लेकिन उसका उपयोग करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, बहुत सारे और काम भी करते हैं, तब जाकर वो जमीन उपजाऊ बनी रहती है और उसका उपयोग भी सार्थक होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ड आए, गतिशील और परिवर्तनशील। कोई चीज गतिशील रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें परिवर्तन होगा। कि गतिशील का मतलब है कि हमने डेवलपमेंट के लिए, मनुष्य बढ़ता रहता है, काम करता रहता है, तो वो अपनी सोसाइटी को चेंज करता रहता है, ये परिवर्तनशील है। ठीक है, क्योंकि मानव अपनी तकनीकी एवं ज्ञान के माध्यम से पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कि उसका जो माइंड है उसमें तकनीकी ज्ञान है उसके पास में, उसके अनुसार वो अपने प्रकृति को चेंज करता है, एलिमेंट्स को थोड़ा उनमें फेरबदल करता है, वो सारा इसके माध्यम से करता है और स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। और जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है, जो चेंजेस उन्होंने किया है मानव ने प्रकृति के साथ मिलकर,
उस उन चेंजेस से वो स्वयं भी प्रभावित होता है और प्रकृति को भी प्रभावित करता है। तो ये मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्र क्या है, कि इसका ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप कहाँ कहाँ है। विषय क्षेत्र का मतलब यहाँ पर यह है, तो कहाँ कहाँ है देखिए यहाँ पे प्रमुख विषय क्षेत्र, जनसंख्या है, मानव बस्तियां है, जनसंख्या इसके अंतर्गत आता है, मानव बस्तियां इसके अंतर्गत है, आर्थिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम बात करते हैं वो इसके अंतर्गत आती है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, संचार, कम्युनिकेशन इसके अंतर्गत आता है, संस्कृति आपका जो कल्चर है वो इसके अंतर्गत आता है, और पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीतिक संगठन, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये वो एरियाज है जहां पर मानव भूगोल अपनी एंट्री करता है, मतलब कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये विषय क्षेत्र कहलाते हैं। मानव भूगोल क्या कहलाते हैं, ये स्कोप या विषय क्षेत्र। जब आपके बड़ा क्वेश्चन आता है इसी के ऊपर कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को विस्तार से बताइए, तब आप इन्हीं पॉइंट्स को एलोबरेट करते हैं बड़े रूप में। ठीक है, शॉर्ट रूप में क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए मानव भूगोल के प्रमुख दो विषय क्षेत्र बताइए, तो दो के नाम लिख दीजिए, तीन के पूछता है तीन के नाम लिख दीजिए। बड़े रूप में पूछता है तो इनको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसका अध्ययन विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों के संदर्भ में, ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, जनसंख्या, मानव बस्तियां, आर्थिक गतिविधियां, परिवहन, संचार, संस्कृति और राजनीतिक संगठन, इन सभी पॉइंट्स को हम विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों के संदर्भ में इसका जो है अध्ययन करते हैं, वो इसके स्कोप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं क्लास में भी कई बार आया है कि साहब सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान को डिस्क्राइब कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड इसके साथ जुड़ा कि मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसको हम और विज्ञान भी कह सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पर मानव भूगोल में मानव समाज, उसकी गतिविधियों, संस्कृति, आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ये सारे उसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं, इसलिए इसका संबंध मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञानों से। ये सारे के सारी जो एक्टिविटीज है ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब किसके अंतर्गत आती है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो मानव के अंदर भी हम इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम इसको किसके अंतर्गत लेते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। यह प्राकृतिक, पर्यावरण और मानव समाज के बीच संबंधों को भी समझाता है। तो जितने भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं वो मानव से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उसके अंतर्गत उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में क्या अंतर है। बेसिक सा क्वेश्चंस जो आपके अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि मानव भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसे नाम से आपको विदित हो रहा होगा कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव जो है संसाधन या मनुष्य की बात करते हैं, जबकि भौतिक भूगोल के अंदर वो सारे एलिमेंट्स है, प्राकृतिक तत्व हैं जो प्रकृति या इस पृथ्वी पर विराजमान है, साहब जो दिखाई देते हैं, जो आपके सामने मौजूद है। तो इसको देखिए, भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों जैसे स्थल रूप, जलवायु, मिट्टी और जल का अध्ययन किया जाता है। ये तो किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत। जबकि मानव भूगोल में मानव, उसकी गतिविधियों तथा पर्यावरण के साथ उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल के अंदर मानव की बात की जाएगी, भौतिक भूगोल के अंदर प्रकृति के अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी चर्चा की जाएगी। ये बेसिक सा डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। कि वही चीज बार वापस से रिपीट हुई है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, बाकी चीज वही है कि मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है। तो प्राकृतिक पर्यावरण मानव के जीवन और गतिविधियों को प्रभावित करता है, जैसे जलवायु कृषि और आवास को प्रभावित करती है। जलवायु जो है किस किस को प्रभावित करती है, हमारे रहने के ढंग को, आवास को, और हमारे एग्रीकल्चर को। कि जहाँ पे सर्दी पड़ रही है वहाँ गर्मी की फसलें नहीं होगी, जहाँ पे गर्मी पड़ रही है वहाँ पे सर्दी की फसलें नहीं होगी। आवास की बात करते हैं, जहाँ पर सर्द प्रदेश है वहाँ पर हमको उसके हिसाब से हम अपने आवास बनाने पड़ेंगे, जहाँ पर गर्म प्रदेश है हमको थोड़ा ओपन स्पेस बनाने पड़ेंगे। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी ओर मानव तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन भी करता है। ठीक है, मानव क्या करता है,
उसके पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी अपने दिमाग की उपज मतलब अपने दिमाग से सोच के वो टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और उसके अनुसार वो प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जैसे एग्रीकल्चर करता है तो पहले क्या था कि सिंचाई के लिए नहरें वगैरह नहीं थी, लेकिन सिंचाई के लिए उसने नहरें तैयार करी, नलकूप वगैरह खुदाए गए, ठीक है। या हम बात करें बांध बनाया गया, फिर पीने के पानी के रूप में या कृषि कार्य के रूप में उसने काम में लिया। और नगरीकरण से तो हम वाकिफ है कि साहब नगर का विस्तार, डेवलपमेंट, वो क्या कहलाता है, नगरीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। मानव भूगोल में स्थान का क्या महत्व है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर स्थान, प्लेस है, उसका मानव भूगोल में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो देखिए, स्थान मानव गतिविधियों के वितरण को समझने का आधार है कि ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज उनको समझने के लिए हमें उस प्लेस को समझना पड़ेगा कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ का एग्रीकल्चर रीजन कैसा है, वो एरिया बारिश ज़्यादा होती है, तापमान ज़्यादा रहता है, या वायु दाब जो प्रेशर की बात करते हैं वो कम ज़्यादा है, वो चीज़ें हमें सारी समझनी पड़ेगी। तब जाके हम क्या है वहाँ पे मानव भूगोल के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। अगर हम पर्टिकुलर प्लेस, किसी स्थान को समझ नहीं पाएंगे, उसकी किस तरह की विशेषताएं हैं, तो हम मानव भूगोल का वर्णन कैसे कर पाएंगे। देखिए, यह इसमें आता है जनसंख्या, कृषि, उद्योग, बस्तियां आदि कहाँ और क्यों स्थित है। कहीं पर उद्योग स्थापित हुआ तो साहब यहीं पर क्यों हुआ, कहीं और भी हो सकता था। तो पहले हमें प्लेस के बारे में समझना पड़ेगा कि साहब यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं मिलता है इसलिए नहीं हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है, पहले प्लेस के बारे में जानना जरूरी, स्थान के बारे में जानना जरूरी है। इसका अध्ययन स्थानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स है, इन सब का अध्ययन एक स्थान, पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से किया जाता है। तब जाके हम यहाँ पर जो शब्द आया है वो स्थान, इसको, इसके महत्व को समझ पाएंगे कि मानव भूगोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मानव है, क्योंकि वो केंद्र बिंदु में है। उसके बाद कोई चीज आती है तो वो है स्थान। ठीक है, उस प्लेस के बारे में जानना, जिस प्लेस की वजह से वहां पर जो एक्टिविटीज की जा रही है वो जानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम अब। नियतिवाद से क्या अभिप्राय है? नियतिवाद, जैसे अभी हमने पहले भी अभी वर्ड आया था, मैंने समझाया आपको, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद, तीन वर्ड आपके, तो तीनों आपको समझने हैं कि जहां पर प्रकृति जो है, प्रकृति जो है मानव को चलाती है या प्रकृति संभावनाएं उत्पन्न करती है मानव के लिए, हम उसको नियतिवाद कहते हैं। ठीक है, तो नियतिवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार मानव के जीवन और गतिविधियों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख प्रभाव होता है, यानी कि प्रकृति अपना प्रभाव उन पे डालती रहती है। इसके अनुसार जलवायु, स्थल रूप और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियां मानव के कार्यों को काफी हद तक निर्धारित करती है। यानी कि बहुत सी ऐसी एक्टिविटी जो मनुष्य की एक्टिविटीज को निर्धारित करती है प्रकृति की, वो किसके अंतर्गत आती है, नियतिवाद के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। संभववाद, पहले भी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जब एमसीक्यू करे थे तो समझा था कि नियतिवाद जहां पर प्रकृति डोमिनेंट है, संभववाद जहां पर मानव डोमिनेंट है, यानी कि कहने मतलब मानव प्रमुख तत्व है। प्रकृति केवल हमें संभावनाएं उत्पन्न करती है, देती है, उन संभावनाओं को हम डेवलपमेंट में कन्वर्ट करते हैं या हम विनाश में कन्वर्ट करते हैं, वो मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी नीड कैसी है, वो आपके संभववाद है। संभववाद के अनुसार प्रकृति मानव को अनेक अवसर और संभावनाएं प्रदान करती है, लेकिन उनका उपयोग करना मानव की क्षमता, ज्ञान और तकनीक पर निर्भर करता है। ये संभावनाएं तो प्रकृति ने दे दी, लेकिन उसका उपयोग कौन करेगा, मानव करेगा। और वो कब करेगा, जब वो टेक्नोलॉजिकल रूप से मतलब कि उसको उसके तकनीकी ज्ञान होगा, तब जाके उनका उपयोग कर पाएगा। अर्थात मानव प्रकृति का केवल निष्क्रिय अनुयायी नहीं है, वो एक एक्टिव एलिमेंट है जो उसका उपयोग करता है। तो ये आपके संभववाद। अगला क्वेश्चन आता है आपके, नियतिवाद और संभववाद में दो अंतर लिखिए। बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि नियतिवाद में और संभववाद में कोई दो अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखें, नियतिवाद में प्रकृति को मानव गतिविधियों का प्रमुख नियंत्रक माना जाता है, कि नियतिवाद में डोमिनेंट कौन है, प्रकृति की, वो मनुष्य को अपने अनुसार जो है उनकी गतिविधियों को वो उसके ऊपर प्रभाव जमाती है।
दूसरा, संभववाद में मानव को प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का उपयोग करने में सक्षम माना जाता है। संभववाद क्या कहता है कि जो मानव है, प्रकृति जो संभावनाएं प्रदान करती है उसका उपयोग कैसे करता है। ठीक है, इस प्रकार नियतिवाद में प्रकृति की प्रधानता है, जैसा कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं, और जबकि संभववाद में मानव की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो संभववाद जहाँ पे मानव महत्वपूर्ण एलिमेंट है, नियतिवाद जहाँ पे प्रकृति प्रमुख एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन सी है। अब यहाँ पर अभी हमने एमसीक्यूज के अंदर भी आया था, लेकिन हमने वहाँ पे 3 शाखाएं देखी थी, उसके अलावा और भी शाखाएं हैं जो इसके पार्ट के रूप में हैं। तो मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं में देखो, जनसंख्या भूगोल आ गया, आर्थिक भूगोल आ गया जिसमें हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक भूगोल आ गया, ठीक है, जिसमें हम समाज के ढर्रे की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सांस्कृतिक भूगोल जो समाज ने जो संस्कृति डेवलप करी है उस संस्कृति की बात हम उसके अंतर्गत करते हैं, राजनीतिक भूगोल जिसमें हम किसी स्टेट एरिया के क्षेत्र की बात करते हैं, उसके प्रशासन की बात करते हैं, और नगरीय भूगोल जिसमें हम नगरों के विकास के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये सब क्या है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं, इसकी जो है ब्रांचेस है, इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, प्रत्येक शाखा मानव जीवन के एक विशेष पक्ष का अध्ययन करती है। हमें किसी एक पक्ष का अध्ययन करना हो तो हमें इसकी ब्रांचेस का अध्ययन करना पड़ेगा, तब हम जाके मानव भूगोल का एक सही अध्ययन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या भूगोल क्या है। अभी हमने जो जितनी भी इसकी शाखाएं पढ़ी है हम उनको वन बाय वन देखते हैं कि साहब जनसंख्या भूगोल क्या है। तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जो हम बात करते हैं, भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम जनसंख्या के वितरण, घनत्व, उसकी वृद्धि, संरचना, ठीक है, उसके प्रवास और उसके जो है संबंधित विभिन्न स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या संबंधित जो भी चीजें हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करेंगे, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके आर्थिक भूगोल, जैसे कि उसकी ब्रांच है मानव भूगोल की। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज किसके अंतर्गत आएगी, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। जैसे देखें, आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या क्या आएगा आर्थिक भूगोल में, कृषि भी इसके अंदर, एग्रीकल्चर इसके अंदर आएगा, उद्योग इंडस्ट्रीज इसके अंदर आएगी, व्यापार ट्रेड इसके अंदर आएगा, खनन माइनिंग जो है वो इसके अंतर्गत आएगा, परिवहन ट्रांसपोर्ट इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, और सेवाओं जैसी गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र जिसमें हम आपके जो सेकेंडरी जो पार्ट आता है, द्वितीय जो व्यवसाय गतिविधियां आती है वो सारी इसके अंतर्गत आती है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर हम जो भी अर्न यानी मनी अर्न से संबंधित एक्टिविटीज है वो सारी किसके अंतर्गत आएगी, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद आता है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंदर हम किसी समाज, सोसाइटी, किसी हम ऐसे उसकी बात करेंगे समुदाय की जिन्होंने एक कम्युनिटी बना रखी है, एक समाज क्रिएट कर रखा है, उसके अंतर्गत हम सामाजिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये भी मानव भूगोल की एक ब्रांच है, शाखा है। सामाजिक भूगोल में समाज की संरचना, सामाजिक समूहों तथा उनकी स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक परिस्थितियों और उनके वितरण को समझने में सहायता करती है कि जहाँ पे कोई भी सामाजिक समूह है वो किस प्रकार से रहते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, उनको समझने में हमें आसानी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके आता है राजनीतिक भूगोल। हमने राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ा था कि किसी भी स्टेट है, कोई राज्य है, जिसको हम एक देश कह सकते हैं, कंट्री कह सकते हैं, एरिया, उसके एरिया की हम जो बात करते हैं, उसके प्रशासन की जो बात करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत। राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें राजनीतिक घटनाओं और संगठनों के स्थानिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इसमें राज्य, सीमाएं, राष्ट्र और राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन भी शामिल है। यानी कि हम पूरे एरिया की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की, उसमें क्या क्या जो है प्रशासन है, किस तरह के शासन व्यवस्था चलती है, किस तरह से उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था में लोगों को हैंडल किया जाता है, वो सारी एक्टिविटीज किसमें आती है, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है नगरीय भूगोल। ये भी मानव भूगोल की क्या है, शाखा है, ब्रांच है। ठीक है, तो नगरीय भूगोल के अंदर हमने कहा था कि कोई भी नगर, कोई भी जगह है वो नगर कब कहलाती है कि उसके अंदर बेसिक नीड जो ह्यूमन की वो पूरी होती है और एक डेवलपमेंट जो है वो दिखाई देता है, जिसमें हम रोड की, ट्रांसपोर्ट की, जो सेवा क्षेत्र की इनकी बात करते हैं, वो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन, आपके जो चिकित्सा की, इनकी सारी सुविधाएं, वो नगर कहलाता है। तो नगरीय भूगोल में नगरों की उत्पत्ति, विकास, वितरण, आकार, कार्य
और नगरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यह नगरों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों के संबंधों को भी समझाता है। ठीक है, तो ये आपके नगरीय भूगोल के अंतर्गत है। उसके बाद आता है मानव भूगोल के विकास में तकनीक की क्या भूमिका है। कि मानव भूगोल की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो कहाँ तक उसका योगदान है। तो देखिए, मानव भूगोल के डेवलपमेंट में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मानव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने ज्ञान के अनुसार उसने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, तकनीकी डेवलप करी, और उसी के अनुसार जो सामाजिक ढर्रा है, संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारा रहन सहन है, हमारी जो राजनीति है, वो सारा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, तकनीकी विकास ने मानव की प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की क्षमता बढ़ाई है। जो भी हमें प्राकृतिक रिसोर्सेज मिले हैं नेचर से, उनका जो हमें किस प्रकार से उपयोग करना है, उसकी क्षमता को कौन बढ़ाता है? तकनीक, टेक्नोलॉजी। सिंचाई, परिवहन, संचार और औद्योगिक तकनीकों के विकास से मानव ने विभिन्न पर्यावरणों में रहने और आर्थिक गतिविधियां करने की क्षमता विकसित करी है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कहीं पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, वहां पर मनुष्य उसी के अनुसार घर बनाता है, उसी के अनुसार काम करता है। लेकिन अब कुछ टेक्निक ऐसी डेवलप करी है मनुष्य ने कि वो उन परिस्थितियों को झेल कर जो फसलें, जो एग्रीकल्चर जो है सर्दी के मौसम में नहीं हो सकती थी, उसको भी डेवलप किया गया। तो ये है तकनीक। तकनीक क्या है कि आप प्रकृति के अगेंस्ट में जाकर भी कोई डेवलपमेंट करते हैं जो कि आपके विकास में सहयोग करता है, तो वो टेक्नोलॉजी के जरिए जो है सफल हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके, मानव भूगोल को भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के बीच सेतु क्यों कहा जाता है। कि मानव भूगोल जो है बॉन्डिंग का काम करता है, किस किस के बीच में? भौतिक यानी कि आपके यहाँ पर जो है नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, और सामाजिक विज्ञान जिसके अंदर आपके पॉलिटिकल आता है, ज्योग्राफी आता है, सोशियोलॉजी आता है, हिस्ट्री आता है, जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जो मानव से जुड़े हुए हैं, वो सारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इनके बीच में मानव भूगोल को सेतु क्यों कहा गया है? तो देखिए, प्रकृति और जो जितने भी सामाजिक विज्ञान के टॉपिक्स है, इनके बीच में मनुष्य वो कड़ी है जो इनको आपस में जोड़ती है, डेवलपमेंट के कार्य करती है। तो वो क्या है? आपके मानव भूगोल को इनसे जोड़ने का काम करती है। तो मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव समाज दोनों का अध्ययन करता है। यह बताता है कि प्राकृतिक परिस्थितियां मानव को कैसे प्रभावित करती है और मानव अपनी गतिविधियों द्वारा पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। ठीक है, इसलिए इसे दोनों विभिन्न विज्ञानों के बीच सेतु कहा जाता है कि आपस में कनेक्टिविटी जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल में संस्कृति का क्या महत्व है। कि मानव भूगोल में हम संस्कृति वर्ड को पढ़ते हैं। मैंने कहा कि संस्कृति मनुष्य डेवलप करता है। कोई भी समाज है, सोसाइटी है, वो बनाई गई है, उसके बाद में उसका डेवलपमेंट उस मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसा कल्चर डेवलप किया है, उसका रहन सहन कैसा है, वो कैसे बातचीत करता है, कौन से परिवेश यानी कि पहनावा क्या है उसका, भाषा कौन सी है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति के अंतर्गत। तो संस्कृति मानव के जीवन यापन, भाषा, धर्म, परंपराओं और रहन सहन को प्रभावित करती है। विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता मानव गतिविधियों और बस्तियों के स्वरूप में अंतर उत्पन्न करती है। तो संस्कृति क्या है? सबकी अलग अलग है। जहां पर मानव समुदाय बस गया, उसने अपने अनुसार, अपने हिसाब से संस्कृति डेवलप कर ली। तो संस्कृति वर्ड क्या है? इसका बहुत अधिक महत्व है कि जहां मनुष्य रहेगा वहां अपने इच्छा अनुसार वो संस्कृति डेवलप करेगा। फिर आपके आखिरी क्वेश्चन आता है आज के टॉपिक का, मानव भूगोल के अध्ययन से क्या लाभ है। कि मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसका लाभ क्या है। तो लाभ तो सीधी सी बात है, प्रकृति का उपयोग कौन करेगा? मानव करेगा। ठीक है, तो लाभ यही है कि वो डेवलपमेंट करता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है। ये सारी जो है उसके लाभ के रूप में है। तो मानव भूगोल के अध्ययन से मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझने में सहायता मिलती है। एक तो अध्ययन करेंगे तो ही पता लगेगा कि प्रकृति का उपयोग मनुष्य कैसे कर रहा है। इससे जनसंख्या, संसाधन, बस्तियों, आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास से संबंधित समस्याओं को समझकर बेहतर नियोजन किया जा सकता है। कि प्लानिंग अगर हमें करनी है तो पहले मानव भूगोल को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके अध्ययन को समझना पड़ेगा, और उसके लाभ क्या है उसको समझना पड़ेगा, तब जाके हम प्लानिंग या नियोजन कर पाएंगे। ये आपके जो था पहला चैप्टर था मानव भूगोल
जो आपके प्रकृति और विषय क्षेत्र उससे संबंधित एमसीक्यू और छोटे क्वेश्चन हमने अध्ययन किए यहाँ पर। तो और भी कोई आपको अगर डाउट्स हैं तो हम आगे क्लासेज में जारी रखेंगे। तो आज की क्लास में बस आपके लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।